हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या इसको शॉर्ट में हम VCRS भी बोलते हैं। तो मेन जो हम आज लेक्चर में सीखेंगे वो सीखेंगे क्या, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसकी कैसे ज़रूरत पड़ी, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फंक्शन है, क्या जंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कंसिडर करेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा जो पार्ट है उसको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको वो पार्ट क्लियर होगा तो आपको ये सिस्टम अच्छे से समझ आएगा। तो जैसा आपने पढ़ा है पहले भी, ये मैं एक TS डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सब कूलिंग, सुपर हीटिंग और वेट रीजन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी ये जो साइकिल है आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, अभी मैं एक यहाँ पर मैंने एक TS डायग्राम बनाया है और यहाँ पर मैंने एक ये लाइन खींची है। ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यानी कि इस लाइन के अलोंग जो प्रेशर है हमारा, ये प्रेशर कांस्टेंट है। ये जो लाइन है इसको कहते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ये लाइन कहलाती है आपकी लिक्विड लाइन। और ये जो लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये कहलाती है आपकी वेपर लाइन। इस लाइन के इस साइड में ये जो रीजन है, ये है आपका सब कूलिंग रीजन। और इस लाइन से जो वेपर लाइन है, वेपर लाइन के राइट साइड में जो भी रीजन है, ये वाला रीजन कहलाता है आपका सुपर हीटेड रीजन। क्लियर। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस कर्व के जो बीच में जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं वेट रीजन। वेट रीजन ये हो गया आपका सब कूलिंग रीजन, और ये है आपका सुपर हीटेड रीजन। और ये जो आपकी लाइन है, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सपोज इस लाइन पे आपका प्रेशर P है। मैंने इस लाइन पे कुछ पॉइंट बना देता हूँ, A, B, C, बीच में ले लेता हूँ मैं एक पॉइंट C। ये हो गया पॉइंट D, और ये हो गया आपका लास्टली पॉइंट E। अब इन पॉइंट्स की बात करें हम, जो पॉइंट A है आपका वो सब कूलिंग रीजन में है, पॉइंट B है वो आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर है, पॉइंट C कहाँ है, वेट रीजन में है, और पॉइंट D है सैचुरेटेड वेपर लाइन पर, और पॉइंट E है आपका सुपर हीटेड रीजन में। तो अब इन पॉइंट्स पे बात करें, इन पॉइंट्स पे सपोज आपको एंथैल्पी निकालनी है, या इन पॉइंट्स पे हमको एंट्रोपी निकालनी है। तो एंथैल्पी या एंट्रोपी इन पॉइंट्स पे कैसे निकालते हैं, ये जो थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको फिर भी एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो भी VCRS साइकिल जब हम पढ़ेंगे, इसमें जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें कुछ भी पॉइंट्स जो हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे सुपर हीटेड रीजन में हो सकते हैं, सब कूलिंग रीजन में हो सकते हैं, वेट रीजन में हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पर एंथैल्पी निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और एंट्रोपी निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इनमें से इन पॉइंट पे जो वैल्यूज़ होगी एंथैल्पी और एंट्रोपी की, कुछ वैल्यूज़ हमें दी हुई होगी और कुछ वैल्यूज़ हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे करते हैं, ये वाला जो रीजन है वेट रीजन, इसमें जो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, वेट रीजन में जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = mRT, ये वाली जो इक्वेशन है, ये इस वेट रीजन में कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा आप, नॉट एप्लीकेबल इन वेट रीजन। कभी भी ये गलती मत करिएगा, वेट रीजन में कभी आप ये PV = mRT का फॉर्मूला लगा दें। ये आपकी सब कूलिंग रीजन और सुपर हीटेड रीजन में ये वाली एप्लीकेशन आपकी ये वाली इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, एप्लीकेबल होगी सब कूलिंग रीजन और सुपर हीटेड रीजन, और अलोंग द लाइन सैचुरेटेड वेपर लाइन और अलोंग द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। बट ये जो इक्वेशन है, ये हमारी इस वेट रीजन में एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जो टॉप पे जो पॉइंट है, ये कहलाता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। जब हमने इंट्रोडक्शन में थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन किया था, तो उसमें भी मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट वाटर का क्या होता है यहाँ पर।
ये वाली जो लाइन है ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन। और इस पॉइंट पे जो सैचुरेटेड लिक्विड है, जो हमारा लिक्विड है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। तो चलिए एंथैल्पी देखते हैं हम। सबसे पहले एंथैल्पी निकालनी है। सपोज हमें पॉइंट बी पर एंथैल्पी निकालनी है, तो एच बी मैंने लिखा, या मैं इसको लिख सकता हूँ HF। यहाँ पर दो चीज़ों को जान लीजिए। F से जो हम डिनोट करते हैं वो होता है हमारा फ्लूइड, ठीक है। F के अलोंग ये होगा F की, जहाँ भी बात कर रहे हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, जिस भी वैल्यू के सापेक्ष में F लिखा होगा, जैसे H के सापेक्ष में F लिखा है, यानी कि ये जो एंथैल्पी है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर होगी किसी पॉइंट पर। और एक होता है आपका G यानी कि गैस या वेपर कह सकते हैं इसको। ये होता है हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन पर। तो इसमें देख लीजिए आप, HF आपको HB यानी कि HB क्या हो गया, अगर हमें पॉइंट B पे एंथैल्पी निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका HB पॉइंट B पे एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड अलोंग सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो इसको मैंने F से डिनोट किया है। F फॉर फ्लूइड या सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो पॉइंट रहेगा उसको F से डिनोट करेंगे। D है आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, इसको G से डिनोट किया गया है, गैस या वेपर। G का मतलब होता है सैचुरेटेड वेपर लाइन के अलोंग उस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर जो एंथैल्पी होगी उसको HG से डिनोट करेंगे। अब मुझे वेट रीजन में एक पॉइंट है मेरे पास C, यहाँ पर एंथैल्पी निकालनी है, तो HC क्या हो जाएगा आपका HB प्लस X HFG। अब HFG क्या होता है, HB प्लस X HG, यानी कि HG क्या है हमारी एंथैल्पी एट पॉइंट D माइनस HF क्या है एंथैल्पी एट पॉइंट B। यही मैंने लिख दिया यहाँ पर। HFG को लिख सकते हैं चाहे तो आप इस टाइप से लिख लीजिए, HB प्लस X HBD, HB प्लस X HG यानी कि HD माइनस HF यानी कि HB। यहाँ से आपकी वेट रीजन में जो है एंथैल्पी आ गई। यहाँ पर X क्या है हमारा, X है यहाँ पर हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन, X को कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्योंकि ये जो रीजन है आपका वेट रीजन, इसमें जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है। कोई भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है तो वो हमारा उसका कुछ फेज लिक्विड होगा और कुछ फेज हमारा वेपर होगा। तो इस मिक्सचर के कारण यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन किया जाता है, और ये होता है आपका मास ऑफ वेपर बटे मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। HF क्या होता है, यानी कि जो कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसका कितना मास उसका वेपर फेज में है अपॉन टोटल उसका मास लिक्विड फेज प्लस वेपर फेज का। तो ये फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, X इक्वल्स टू क्या होता है mv अपॉन ml प्लस mv, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ये होगी हमारी एंथैल्पी की बात। अब एंथैल्पी निकालनी है हमें, सपोज कहाँ पर, पॉइंट A पर निकाल लेते हैं, A पर निकाल लेंगे। ये हो गया आपका कौन सा, सब कूलिंग रीजन। सब कूलिंग रीजन में एंथैल्पी क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी HB यानी कि HB, और ये हो जाएगी HB से कम होगी, A पर आ रहा है, माइनस CP ऑफ लिक्विड, CP यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और ये हो जाएगा आपका TB माइनस TA। ये जो यहाँ पर है ये वाली जो होती है आपकी सेंसिबल हीट कहलाती है, सब कूलिंग रीजन या इधर सुपर हीटेड रीजन होगा, इसमें आपकी सेंसिबल हीट कहलाती है। और जो वेट रीजन में जो रहता है हमारा, वेट रीजन में होती है लेटेंट हीट। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज होता है, और इस जो वेट रीजन में है इसमें खाली फेज चेंज होता है। जब भी हमारी एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो सब कूलिंग रीजन में क्या होगा, एंथैल्पी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर में चेंज होगा। वेट रीजन में क्या होगा, एंथैल्पी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको ये लाइन दिख भी रही होगी TS डायग्राम पे, ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें खाली फेज चेंज हो रहा है। और D से लेकर E तक, B से लेकर E तक जो ये लाइन है इसमें आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। A to B टेम्परेचर चेंज, D to E
टेम्परेचर चेंज, जहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है वो सेंसिबल हीटिंग है, और जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फेज चेंज होता है, वो होती है आपकी लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर जो A to B वाले रीजन में हमारा क्या हो जाएगी एंथैल्पी, पॉइंट A पर सब कूलिंग रीजन में HB को क्या लिख सकते हैं हम, Hg माइनस Cp ऑफ लिक्विड एंड TB माइनस TA। ये जो हमेशा रहेगा यहाँ पर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ये होगी आपकी सब कूलिंग रीजन में आपकी एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं सब कूलिंग के बाद सुपर हीटेड रीजन में, यानी कि पॉइंट E पर एंथैल्पी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी कि HD प्लस। अब इससे ज़्यादा है ये, इससे कम थी तो माइनस था, HD इससे ऊपर है, पॉइंट इससे आगे है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा Cp। यहाँ पर हमने लिक्विड की Cp ली थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड लिया था, क्योंकि ये था सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से पहले। अब ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन के बाद, तो यहाँ पर होगा Cp ऑफ वेपर। क्लियर है, यहाँ पे Cp ऑफ वेपर लिया गया है, और ये हो जाएगा आपका TE माइनस TD, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। या HD को, सॉरी यहाँ पर HB को मैंने Hg लिख दिया, HB जबकि क्या है हमारा HF है, ये गलती हो गई थी, रेक्टिफाई कर लीजिए, ये HB HF होता है, और HD जो है हमारा HD है Hg प्लस Cp ऑफ वेपर TE माइनस TD। क्लियर हो गया एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट होगी, सब कूलिंग रीजन, वेट रीजन और सुपर हीटेड रीजन, तीनों रीजन का मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी का कंसेप्ट भी लगभग सेम है। तो एंट्रोपी, अगर हमें एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है अगर, पॉइंट B पर सपोज एंट्रोपी हो जाएगी आपकी SF, ऐसे ही पॉइंट D पर हो जाएगी आपकी एंट्रोपी SG, पॉइंट C पर एंट्रोपी निकालनी है अगर हमें, SC हो जाएगा। अगर पॉइंट B C पर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका SF प्लस, पॉइंट C पर निकाल रहे हैं हम, SF प्लस X इंटू ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा SFG, और इसको लिख सकते हैं आप SF प्लस X SG माइनस SF, जैसे हमने सेम उसमें लिखा था यहाँ पर आपका, ऐसे ही यहाँ पर हमने आपका यहाँ पर लिखा है, दोनों जगह। क्लियर है, पॉइंट C पर आ गया। वेट रीजन में ड्राइनेस फ्रैक्शन का आ जाता है इसमें, हम सुपर हीटेड या सब कूलिंग रीजन में देख लेंगे। SA ये हो गया आपका सब कूलिंग रीजन में, सब कूलिंग रीजन में हो जाएगा SA इक्वल्स टू SF माइनस CP ऑफ किसका है, यहाँ पर लिक्विड का आएगा CP। इसमें क्या होता है, वहाँ पर आपका टेम्परेचर हायर माइनस लोअर था, इसमें हो जाता है LN, हायर अपॉन लोअर। हायर क्या है यहाँ पर, TB अपॉन TA, ये हो जाएगा, सॉरी LN यहाँ पर है, CP लिक्विड, हायर टेम्परेचर TB अपॉन TA, ये हो गया आपका सब कूलिंग रीजन में। ऐसे ही आपका सुपर हीटेड रीजन में निकालेंगे तो सुपर हीटेड रीजन में कौन सा पॉइंट है, SE, ये हो जाएगा SG प्लस यहाँ पर CP हो जाएगा ऑफ वेपर। ये प्लस और माइनस का निशान क्लियर होना चाहिए आपको। सब कूलिंग रीजन में लिक्विड लाइन से कम है एंथैल्पी, नीचे है, पहले है पॉइंट तो माइनस आया। सुपर हीटेड रीजन में जो वेपर लाइन है हमारी, जो पॉइंट D है, इसके बाद में है एंथैल्पी तो प्लस आया। CP ऑफ वेपर LN हायर टेम्परेचर TE डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर TD। क्लियर, ये हो गई आपकी एंथैल्पी एट लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंथैल्पी सॉरी एंट्रोपी है ये, एंट्रोपी एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंट्रोपी एट सैचुरेटेड वेपर लाइन, एंट्रोपी इन वेट रीजन, एंट्रोपी इन सब कूलिंग रीजन एंड एंट्रोपी इन सुपर हीटेड रीजन। ऐसे ही आपकी एंथैल्पी थी सारी वैल्यूज़। ड्राइनेस फ्रैक्शन मैंने बता दिया क्या होता है आपको, ये वैल्यूज़ आप देख लीजिए सारी। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। आगे आ जाते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर लेते हैं। होता क्या है, क्या प्रिंसिपल है इसका।
रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिख देते हैं, VCRS। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आवश्यकता पहले जान लेते हैं। हमें आवश्यकता वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी क्यों? हमने पहले पढ़ा था, लास्ट जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या रिवर्स कार्नोट साइकिल। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या था, हमारे पास दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थे और दो हमारे पास क्या थे, TS डायग्राम। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस कौन से हो गए, आइसोथर्मल, सॉरी इधर हो जाएगा मार्क। ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल थे, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस थे, और ये दोनों जो प्रोसेस थे ये थे आइसेंट्रोपिक। ये था आपका आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन या हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और ये था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और ये था आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो दोनों ये जो हमने कंसिडर किया था, जो एक्चुअल थियोरेटिकल वेपर इसको बोल सकते हैं आप थियोरेटिकल साइकिल या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल जो था, ये हमारा खाली कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका जो COP है वो मैक्सिमम होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रोसेस लिए गए थे हमने, वो सारे के सारे प्रोसेस क्या थे, रिवर्जेबल प्रोसेस थे। और जो भी सारे के सारे जितने भी हमारे रिवर्जेबल प्रोसेस हैं, ये हमें पता होगा, जो रिवर्जेबल प्रोसेस होते हैं वो होते हैं बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। लेकिन इस केस में, रिवर्जेबल के केस में भी, स्लो में भी, जो हमारा आइसेंट्रोपिक कह रहे हैं हम, या रिवर्जेबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, रिवर्जेबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा हमारा, वो इसमें फास्टेस्ट होता है। और जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है ये हमारा क्या है, ये फास्टेस्ट था। और आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, रिवर्जेबल आइसोथर्मल, ये जो प्रोसेस होता है ये होता है हमारा स्लोवेस्ट प्रोसेस। तो ऐसा हमारे पास कुछ भी सिस्टम नहीं है जिसमें एक एडियाबैटिक प्रोसेस फास्टेस्ट प्रोसेस हो जाए और आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोवेस्ट प्रोसेस हो जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी साइकिल को हमने क्या किया था, मॉडिफाई करके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का हमने इन्वेंशन किया एक तरीके से, जिसमें हमने क्या किया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, ये था आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये खाली मैंने आपको बताया इसका मतलब नेसेसिटी क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो साइकिल था हमारे पास, रिवर्स कार्नोट साइकिल या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया, वेपर कंप्रेशन साइकिल का इन्वेंशन किया। इसी साइकिल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किए, जिससे हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल आया। अभी मैं वेपर कंप्रेशन साइकिल का आपको दिखाता हूँ बना के, TS डायग्राम। ये आपका 1 2 3 4। इसका इक्विपमेंट देख लीजिए, इसके इक्विपमेंट किस टाइप से अरेंज रहते हैं। ये देखिए, ये है आपका इवेपोरेटर।
ये है आपका कंडेंसर, ये है आपका कंप्रेसर और ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन डिवाइस कह सकते हैं इसको। ठीक, अब प्रोसेस कैसे चलती है, ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया आपका 4। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रहा है साथ साथ में इसके पैरेलल में देखिए 4 to 1 प्रोसेस कहाँ हो रहा है हमारा, इवेपोरेटर में। 4 to 1 में क्या होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 4 to 1 क्या है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जिसमें हीट जो है हमारा रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट इज एडिड टू द रेफ्रिजरेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। आफ्टर दैट क्या होता है हमारा 1 to 2, वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेस होता है। ये जो कंप्रेसर का इंडिकेशन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको इस टाइप से बना हुआ है कंप्रेसर। एक तरफ से बड़ी लाइन है और दूसरी तरफ छोटी लाइन है, यानी कि जो इसका एरिया है एक तरीके से वो कंप्रेस होता जा रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है। रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम कंप्रेसर में कंप्रेस होता है, इसलिए इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कंप्रेसर को। कंप्रेसर के बाद हमारा रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कंप्रेस होने के बाद जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर भी क्या है, ये 2 to 3 प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है आपका कंडेंसेशन का। इसमें क्या होता है, कंडेंसर में हीट जो है हमारी रेफ्रिजरेंट जो हमारा वेपर फेज में था, वेपर फेज में रेफ्रिजरेंट था, उसको उससे हीट सराउंडिंग में हम रिजेक्ट करते हैं। तो हीट रिजेक्ट होती है, कंडेंसेशन होता है जब रेफ्रिजरेंट का, तो वो लिक्विड से क्या होता है, वेपर से वापस लिक्विड फेज में आ जाता है। तो वो कंडेंसेशन के जो आउटलेट पे हमें जो मिला अपना रेफ्रिजरेंट, वो मिलता है हमें लिक्विड फेज में। अब 3 to 4 क्या है, ये है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस, यहाँ पर हम एक थ्रोटलिंग वाल्व यूज करते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस कह सकते हैं, एक थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, 3 to 4 ये मैंने आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। बाकी जो तीनों प्रोसेस हैं वो हम रिवर्जेबल लेके चल रहे हैं, और 3 to 4 प्रोसेस है थ्रोटलिंग प्रोसेस, वो आपका इरिवर्जेबल प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है हमारा, एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि एंथैल्पी एट 0.3 विल बी इक्वल्स टू एट एंथैल्पी एट 0.4, H3 विल बी इक्वल्स टू H4। ये हो गया आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस। वापस आपका रेफ्रिजरेंट आया यहाँ पर, लिक्विड फेज में है ये रेफ्रिजरेंट, 4 to 1 गया, वापस इसने हीट पिक की, फिर वापस यहाँ पर आपका कंप्रेसर में आया, कंप्रेस हुआ, वापस फिर ये कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करता है, फिर से एक्सपेंड होके इवेपोरेटर में जाता है लिक्विड फेज में। इसमें हमारे कुछ अजम्पशंस हैं इस साइकिल में। अजम्पशन जान लीजिए क्या क्या अजम्पशन है हमारे पास इसमें। नंबर 1 अजम्पशंस क्या है हमारा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है तो ये जो रेफ्रिजरेंट है हमारा ये वेपर फेज में होगा। ठीक है, कौन सी फेज में होगा, वेपर फेज में, सॉरी ये आउटलेट ऑफ कंप्रेसर नहीं है, ये आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर है। रेफ्रिजरेंट एट आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर ये होगा सैचुरेटेड, यानी कि ये हमेशा इस पॉइंट, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन के अलोंग जो पॉइंट 1 है हमारा, वो कहाँ है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा हमेशा। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की, इसको भी कह सकते हैं। अब ये थ्योरेटिकल साइकिल है, इसकी हम थ्योरेटिकल साइकिल की बात कर रहे हैं। लास्ट में हम एक्चुअल साइकिल भी देखेंगे, एक्चुअल साइकिल होता कैसा है। अभी हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल साइकिल की। दूसरा, जब रेफ्रिजरेंट हमारा कंडेंसर से बाहर आएगा, रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर से बाहर आएगा तो ये हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड फेज में होगा। कौन से फेज में होगा, ये होगा सैचुरेटेड लिक्विड फेज में। तो ये दोनों जो अजम्पशन है हमारे, यानी कि जब इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट ने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पिक की, तो जो हमारा टोटल रेफ्रिजरेंट जो कि लिक्विड फेज में था यहाँ पर,
ये जो है अभी तक हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेज में है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं आपका। इसको दो पार्ट में ये जो हमारा सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो इधर वाला पार्ट है वो हमारा लिक्विड हैंडल करता है और इधर वाला पार्ट है वो क्या हैंडल करता है, वो हैंडल करता है वेपर। इधर वाला पार्ट वेपर हैंडल कर रहा है, इधर वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो ये दोनों ही अजम्पशन है। आफ्टर इवेपोरेशन टोटल रेफ्रिजरेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज एंड आफ्टर कंडेंसेशन टोटल रेफ्रिजरेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, भाई अगर ये हमारा रेफ्रिजरेंट जब ये यहाँ पर आफ्टर कंडेंसेशन के बाद लिक्विड फेज में आ ही गया है तो हम इसको सीधा इवेपोरेटर में क्यों नहीं भेज देते हैं। लेकिन कंडेंसर का प्रेशर और इवेपोरेटर का प्रेशर, दोनों का प्रेशर अलग अलग है। तो एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, हमारा जो कंडेंसर से लिक्विड हमारे पास आया है रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में, वो हाई प्रेशर पे होता है। तो एक्सपेंशन से क्या होता है, वो इवेपोरेटर के प्रेशर के लेवल तक उसका प्रेशर रिड्यूस कर देता है एक्सपेंशन डिवाइस। तभी तो जब प्रेशर सेम होगा तभी तो इवेपोरेटर में जाएगा ये। तो इसीलिए एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ पर ये काम करता है। और कंप्रेसर क्या काम करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है जब वो इवेपोरेटर से हीट पिक करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उसके वॉल्यूम को कंप्रेस कर देता है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो बहुत हैवी बल्कि ना हो जाए। कंप्रेसर उसको उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करके कंडेंसेशन में भेजता है। नहीं तो कंडेंसर का साइज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कंडेंसर के साइज़ की। क्लियर है। इसका एक और डायग्राम देख लीजिए आप। पीएच डायग्राम और बना देता हूँ मैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। पीएच डायग्राम बनेगा आपका इस टाइप से 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, 4, 1, 2, 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 2 एंथैल्पी चेंज हो रही है। ये हो गया आपका पीएच डायग्राम। 4 to 1 दिख नहीं रहा होगा आपको कंप्लीट। ये हो गया आपका, देखिए पीएच डायग्राम बनाया मैंने। पीएच डायग्राम में जो आपका कर्व है इस टाइप से होता है। 4 to 1 इवेपोरेटर में कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन दिख रही होगी आपकी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट पिक कर रहा है रेफ्रिजरेंट 4 to 1 और हीट पिक करके कहाँ आ गया, ये आ गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर। 1 to 2 कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के बाद ये कहाँ चला गया, सुपर हीटेड रीजन में। 2 to 3 क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हुआ, तो ये आ गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में वापस चेंज होकर। और 3 to 4 क्या है हमारा, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारी एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वाले पॉइंट पे कह सकते हैं आप H3 = H4। यहाँ पर आ जाएगी आपकी एंथैल्पी H1 और यहाँ पर आ जाएगी आपकी एंथैल्पी H2। क्लियर है। ये हो गया आपका पीएच डायग्राम बनाया हमने। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यहाँ आपको लिख सकते हैं इसको P2 = P3, ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। P1 = P4, तो ये प्रेशर हो गया आपका P2 P3 P1 P4 H1 H2 H3 और H4 एंथैल्पी होगी। अब यहाँ से हम इसका COP ईजिली निकाल सकते हैं। हमारे पास TS डायग्राम भी है, हमारे पास PH डायग्राम भी है। तो COP का फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है। COP का फॉर्मूला क्या होता है, COP क्या होता है आपका, डिजायर्ड इफेक्ट बटे वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट या इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी पढ़ा होगा आपने, डिजायर्ड इफेक्ट बटे वर्क इनपुट। तो यहाँ पर हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, कौन से प्रोसेस में हो रहा है, हीट जहाँ से पिक कर रहे हैं वही आपका डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। तो हीट हम इवेपोरेटर में पिक कर रहे हैं, 4 to 1 प्रोसेस में पिक कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हीट कहाँ पिक हो रही है, 4 to 1 प्रोसेस में, यानी कि H1 - H4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। H1 - H4 हो गया आपका डिजायर्ड इफेक्ट बटे वर्क इनपुट। वर्क कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर, वर्क इनपुट कहाँ है हमारा, वर्क हमको करना पड़ रहा है खाली यहाँ पर कंप्रेसर में। कंप्रेसर में वर्क करना पड़ रहा है, कितना वर्क होगा हमारा, H1 से H2, यानी कि ये हो जाएगा H2 - H1। क्लियर है। तो COP
डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया COP का आपका H1 माइनस H4 बटे H2 माइनस H1। अब आप इसमें आपके दिमाग में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो मैं उसका सवाल का जवाब दे देता हूँ कि सर यहाँ पर आपको कंप्रेशन प्रोसेस में आपने कहा कि हमें वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सपेंशन प्रोसेस में भी तो हमें वर्क मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्सपेंशन प्रोसेस में हमें वर्क मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने एक्सपेंशन प्रोसेस में जो इसमें जो डिवाइस यूज कर रहे हैं हम, थ्रोटलिंग डिवाइस, वो हम कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं जनरली, जो कि हमारी काफ़ी चीप होती है, यानी कि सस्ती पड़ती है हमें। और यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम की बात करें, जो हमें वर्क करना पड़ रहा है कंप्रेशर में, ठीक है, कंप्रेशर में वर्क करना पड़ रहा है। और कंप्रेसर में फेज कौन सा है? कंप्रेसर में है हमारा गैसियस फेज या वेपर फेज कह सकते हैं। कंप्रेसर में तो हमारा वेपर ही जा रही है ना, यहाँ से वेपर जा रही है कंप्रेसर में। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है। और कंडेंसर के बाद जो हमें यहाँ पर जो इधर एक्सपेंशन डिवाइस में जो हमारा फेज है रेफ्रिजरेंट का, वो कौन से फेज में है? वो है हमारे पास लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में है। तो वॉल्यूम ऑफ वेपर जो कि बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज में जो हमारे पास आएगा रेफ्रिजरेंट, उसके वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा होता है। और एक्सपेंशन प्रोसेस में, जबकि हमारा यहाँ पर एक्सपेंशन प्रोसेस देख रहे हैं आप, एंथैल्पी कांस्टेंट है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो वर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा? वर्क की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका माइनस VdP, इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे वर्क जो मिलेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वेपर, यहाँ पर कंप्रेसर के केस में ये बहुत ज़्यादा है, और लिक्विड के केस में ये वाला वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज़ वेरी वेरी लेस देन स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर रेफ्रिजरेंट। तो इस वाले केस में जो यहाँ से हमें वर्क मिलेगा एक्सपेंशन प्रोसेस से, एक्सपेंशन प्रोसेस से जो वर्क मिलता है वो हमारा नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल यानी कि वर्क ऑफ कंप्रेसर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम ये जो एक्सपेंशन में हमें जो वर्क मिल रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं कंसिडर करते। क्लियर है? तो COP हमारा क्या आ गया यहाँ से? COP क्लियर हो गया होगा आपको। फॉर्मूला याद रखिएगा, COP आया हमारा H1 माइनस H4 बटे H2 माइनस H1। डिजायर्ड इफेक्ट, जो कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ था? इवेपोरेटर में। और वर्क इनपुट कहाँ था हमारा? सॉरी, डिजायर्ड इफेक्ट कहाँ था? ये इवेपोरेटर में। और वर्क इनपुट कहाँ हो रहा था हमारा? कंप्रेसर में। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी, ये डिजायर्ड इफेक्ट था। अभी हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की। कभी कभी आपको मिल सकता है लिखा हुआ डिजायर्ड इफेक्ट की जगह रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती क्या है? ये कुछ नहीं होती है, जब हम इसमें मास ऑफ रेफ्रिजरेंट भी हमें दिया होगा, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू डिजायर्ड इफेक्ट ही होती है, ठीक है, या रेफ्रिजरेशन। डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक ही चीज़ है, डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। DE/RE मत समझिएगा इसको, DE/RE है डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जो हमारा मास फ्लो रेट दिया रहता है रेफ्रिजरेशन का, वो दिया हुआ था किलोग्राम पर सेकंड में, ठीक है। ये हो गई आपकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। और कभी कभी आपको यहाँ पर वर्क इनपुट की बात कर रहे थे अभी तक हम, यहाँ पर आपको पावर इनपुट भी दिया हो सकता है। तो पावर इनपुट क्या होता है? पावर इनपुट भी यही होता है हमारा मास फ्लो रेट इनटू वर्क इनपुट, ये हो जाएगा आपका पावर इनपुट। तो अगर हम COP की बात कर रहे थे हम अभी तक, तो COP का फॉर्मूला अगर हम इस वाले फॉर्म में भी हो सकता है आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट। तो ये क्या हो जाएगा? m डॉट इंटू H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई m डॉट इंटू H2 माइनस H1, ये हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में आपसे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हो सकता है, पावर इनपुट भी दिया हो सकता है, या इनमें से डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देकर और वर्क इनपुट देकर, मास फ्लो रेट देकर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और पावर इनपुट पूछ सकता है। तो COP दोनों ही तरीके से आपको निकालने आना चाहिए। जब आपको डिजायर्ड इफेक्ट दिया हो, चाहे आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दी हो, चाहे आपको पावर इनपुट दिया हो या वर्क इनपुट दिया हो। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। एक टॉपिक आता है इसमें हमारा
वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो हम यहाँ पर कंप्रेसर यूज कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको जो हमारे पास कंप्रेसर है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछ भी सकता है आपसे, या उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको दी हुई भी हो सकती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेशन की, सॉरी कंप्रेसर की, ये होती है आपकी इफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इनटू वी एक्चुअल। वी एक्चुअल लिखा है एट एंट्री, वी एक्चुअल एट एंट्री यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक्चुअल स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एंट्री डिवाइडेड बाय इसका जो हमारे पास थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है। थ्योरेटिकल वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं, π/4 d²L गुना n डिवाइडेड बाय 60 और गुना k। अभी मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या है, आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, तो मैं आपको एक सिस्टम बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैंने बनाया है, जो हमारा कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, कुछ वॉल्यूम तो हम पहले ही छोड़ देते हैं, ब्लैंक रहता है हमारा कंप्रेसर में, कुछ वॉल्यूम खाली रहता है। उसके बाद ये हो गया आपका, सपोज पिस्टन हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसको मैंने कहा TDC, ये टॉप डेड सेंटर, ये हो गया आपका BDC, ये बॉटम डेड सेंटर। TDC BDC आपने पढ़ा होगा, पिस्टन का मूवमेंट आपका रेसिप्रोकेटिंग इस टाइप से होगा। ये हो गया आपका VC क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, ये वाला हो जाएगा आपका क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको लिखा मैंने VS। ये है आपकी L लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, तो जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, सॉरी ये फॉर्मूला क्या था, ये हो गया आपका मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्चुअल एट एंट्री डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम अब ये कैसे है आपका, थ्योरेटिकल वॉल्यूम हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, π/4 d²L, ये तो क्लियर है। इस जो स्वेप्ट वॉल्यूम है इसका हम एरिया लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका π/4 d²L गुना n/60, जो इसकी स्पीड है, n क्या है यहाँ पर स्पीड है, और k क्या है नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो हम यूज कर रहे हैं। अगर 2 सिलेंडर है, जब वो एक ही सिलेंडर है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज हो रहे हैं तो 2 हो जाएगी, 3 सिलेंडर होंगे तो 3 हो जाएगी, 4 होंगे तो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ d क्या है, d है हमारा बोर डायामीटर, बोर डाया ऑफ सिलेंडर, L क्या है स्ट्रोक लेंथ, N क्या है स्पीड इन RPM, K इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो एक फॉर्मूला था आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ये होता है आपके पास जो मैंने लिखा है यहाँ पर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे क्लियरेंस रेशियो एक होता है इसमें टर्म, क्लियरेंस रेशियो, ये क्या होता है C, इसको बोलते हैं हम क्लियरेंस रेशियो। ये होता है आपका VC/VS। VC क्या हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, और VS क्या है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। C होता है VC/VS। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और होता है, एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक इक्वल्स टू 1 + C - C इंटू P हायर डिवाइडेड बाई P लोअर की पावर 1/N। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का ये होता है। C यहाँ पर क्या है क्लियरेंस रेशियो, VC/VS क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, P हायर अपॉन P लोअर। P हायर और P लोअर क्या है, P हायर हो गया आपका हायर पोजीशन में, देखिए आपके पास यहाँ पर हायर पोजीशन में क्या था, हायर पोजीशन में था यहाँ पर आपके पास कंडेंसर, यानी कि P हायर हो गया प्रेशर ऑफ कंडेंसर और P लोअर हो गया आपका प्रेशर ऑफ इवेपोरेटर। तो P हायर कंडेंसर प्रेशर
पी लोअर क्या हो गया आपका, इवेपोरेटर प्रेशर, और एन क्या हो गया यहाँ पर आपका, एन होता है आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, जो कि एडियाबेटिक के केस में आपका, अगर एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक के केस में आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स क्या हो जाता है, गामा, जिसकी वैल्यू होती है 1.4। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एफिशिएंसी लिखा गया था यहाँ पर गलती से, ये था आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। क्लियर है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर आज आगे हम बढ़ेंगे और तो आपका जो लेक्चर की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको अपलोड वगैरह करने में। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक और कमेंट करिए। कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे पर्सनली, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूँ लेक्चर्स आपके, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।